सर बालाघाट एक अंडर डेवलपमेंट सिटी है, तो इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं? देखिए, अपन उसको अंडर डेवलपमेंट नहीं हो सकते। बालाघाट अपने आप में बहुत रिच है। गांव की बेटी, प्रतिभा सम्मान, विक्रमादित्य योजना, कई सारी ऐसी स्कीम्स है जो आपको लाभ पहुंचाती। जैसा आपने बताया, यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मातृशक्ति है, हमारी महिला है। वाकई में ये बालाघाट के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। इसलिए मैं उस समय कॉमर्स में 1990 में मैं एमपी में टॉप कर पाया। तभी कुछ समय पहले देखे थे कि आपको निलंबित कर दिया गया था चुनाव के समय, तो फिर आपके रीजॉइनिंग हुई है, तो उस समय आपका कैसा माइंडसेट था? वेलकम टू माय चैनल द स्टोरीज स्पीक। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप एक स्टूडेंट हैं और आप कंफ्यूज है कि फ्यूचर में क्या करना है, या आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं बालाघाट के एसडीएम श्री गोपाल सोनी सर, पावर्ड बाय द लोटस ग्रुप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, को पावर्ड बाय एमडब्ल्यू मशीनरी वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है, अगर आप इस पॉडकास्ट से कुछ सीखते हैं, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो सर। हाय, सर, आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। यस सर, एक मेरा क्वेश्चन था, पर्सनली था। ऐसा मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं हर इवेंट में जाता हूँ, तो मैं आपको एज अ चीफ गेस्ट के रूप में देखता हूँ, जैसे चाहे वो बिजनेस इवेंट हो या फिर कॉर्पोरेट इवेंट हो या सोशल इवेंट हो। आप एक एसडीएम की पद पर कार्यरत भी है, आपको काम का बहुत ज़्यादा लोड रहता है। तो सर, आप एक पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ प्लस एक वर्किंग लाइफ, इसको कैसे मैनेज कर सकते? देखिए, बीइंग अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वर्कलोड तो रहेगा, बिल्कुल सर। क्योंकि हम लोग के पास लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटोकॉल, इलेक्शन और बहुत सारी चीजें रहती। लेकिन साथ में हम लोग को अपनी पर्सनल लाइफ भी रखनी पड़ती है, क्योंकि जितनी हमारी पर्सनल लाइफ हेल्दी होगी उतनी हम लोग वर्किंग लाइफ में हेल्दी होंगे। तो उसको बहुत अच्छा करने के लिए मेरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है। स्पेशली मेरी पत्नी राधिका, वो मुझे लगभग हर चीज़ों में बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, हर 3 साल 4 साल में हमारा ट्रांसफर ड्यू रहता है। उस ट्रांसफर के समय आपको सामान की पैकिंग करनी है, अनपैकिंग करनी है, नई जगह में जाके फिर से आपको सब चीज़ें सिस्टमेटिक करें, अरेंज करनी है। इवन दो मेरी डेली रूटीन की जितनी चीज़ें रहती है, वो भी सब चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक वे में मुझे मिलती है। इसलिए मैं अपनी वर्किंग लाइफ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ। दूसरा, चूंकि सोशली हम लोग को अटैच बहुत होना पड़ता है, क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं तब आपको समाज की और बाकी सराउंडिंग्स की चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि हम सोशली अटैच हों। और खासकर बालाघाट जैसी जगह मैंने देखी, यहाँ लोग बहुत जल्दी अच्छे से अटैच होते हैं। जहाँ भी उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं गया हूँ, बहुत इंजॉय भी किया है। तो इस हिसाब से हम लोग अपनी एक सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और एक वर्किंग लाइफ को मैनेज कर लेते हैं। दूसरा ऐसा है कि पर्सनल लाइफ में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको थोड़ा थोड़ा पार्ट मिलता है, छोटा छोटा समय मिलता है, उसको हम लोग बड़ा एंजॉय कर लेते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, अभी तो बाहर हैं, लेकिन जब वो मेरे साथ रहे हैं उस समय उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि बच्चों को हर 3 साल में स्कूल बदलना, अपनी फ्रेंड सर्किल बदलना एक बहुत बड़ा टास्क, बहुत डिफिकल्ट होता है। उस समय उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेंटली प्रिपेयर रहते थे, नई जगह में जाके बहुत जल्दी एक्मोडेट हो जाते थे, बहुत जल्दी यूज टू हो जाते थे। तो वो सब चीज़ें हम लोगों को मेंटली बहुत सेटिस्फाइड रखती है। बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से, जब ये सब चीज़ें आपको इमोशनली और मेंटली जब सपोर्ट करती है, तब आप अपनी वर्किंग लाइफ को बहुत अच्छा कर पाओगे। तो सर, आप जैसे नई जगह जाते हैं, आपने बोले कि 3 से 4 साल में आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो उस समय आपका माइंडसेट कैसा रहता है? देखिए, नई जगह में जाने के लिए आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है। बिल्कुल सर। पुरानी जगह में आपको सब काम वाइंड अप करना है, नई जगह के लिए आपको सब चीजें प्लानिंग करनी है। तो हम लोग का फोकस जनरली ये रहता है कि जहां हम नई जगह में जा रहे हैं, उस जगह का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या है, हम वहां पर कैसे वहां पर अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। दूसरे, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसा है, रिच है, थोड़ा उसमें हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमको सोच के फिर आगे की प्लानिंग करनी होगी। सर, आपके जब सिविल सर्विसेज की एग्जाम क्लियर हुई थी, तो फैमिली में खुशी किस तरह थी?
देखिए मैं 2003 में मैं एज नया तहसीलदार सेलेक्ट हुआ था। बिल्कुल। तो उस समय खुशी सभी को बहुत हुई थी, क्योंकि उस समय मतलब आज से 20 साल पहले पीएससी क्लियर कर लेना थोड़ा सा टफ रहता था, बिल्कुल। कारण कि आपके पास संसाधन कम थे। तो परिवार में उस समय बहुत खुशी थी कि कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में गया हुआ है। बिल्कुल। अब धीरे धीरे उन चीजों को हमने बहुत ग्रूम कर लिया है, अब वो एक हैबिट में आ गई है चीजें। तो परिवार भी उसमें बहुत सपोर्ट करता है और बच्चे भी बहुत सपोर्ट। बालाघाट में आपकी 1 ईयर से पोस्टिंग है आपकी। सर बालाघाट एक अंडर डेवलपमेंट सिटी है, तो इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं? देखिए अपन उसको अंडर डेवलपमेंट नहीं हो सकते। बालाघाट अपने आप में बहुत रिच है, बिल्कुल। माइंस और मिनरल्स है। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की यहाँ माइंस है, कॉपर है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज है कि धान की यहाँ सबसे ज्यादा वैरायटीज है। बिजनेस यहाँ का अच्छा है, चूंकि थोड़ा ये नक्सल प्रभावित रहा है, उस चीजों से उबर के अब धीरे धीरे ये डेवलपमेंट की तरफ आ रहा है। रेलवे लाइन यहाँ पहले नैरो गेज थी, अब ब्रॉड गेज हो गई है। बिल्कुल। कनेक्टिविटी अब मिल रही है, रोड से आपकी कनेक्टिविटी है। बिल्कुल। 4 लेन अब आपके बनते जा रहे हैं। शहर जहाँ पर थोड़ा सा कम डेवलप था, अब वो पटरी के पार भी अब डेवलप होने लगा है। साथ में 3 या 4 यहाँ पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का काम है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शहर अपने आप में धीरे धीरे तरक्की में आ रहा है। 2013 में जब मैं छिंदवाड़ा में था और मैं जब छत्तीसगढ़ जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल करता था वाया बालाघाट, तो उस समय मुझे लगता था कि उस समय बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। लेकिन आज की डेट में यहाँ का बिजनेस भी बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, क्योंकि अब एक्सेसिबिलिटी लोगों की बढ़ी। बिल्कुल। ट्रेन कनेक्टिविटी प्लस यहाँ से आपके नागपुर जबलपुर जाने की कनेक्टिविटी, ये बढ़ने के कारण थोड़ा सा बिजनेस भी बढ़ा है। और महाराष्ट्र से लगा होने के कारण उसका एक प्रभाव मिला है। चूंकि यहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स है, प्लस आपका चावल का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे अच्छे किसान हैं उन्होंने एग्रीकल्चर में इस चीजों को थोड़ा सा बढ़ाना है। बिल्कुल। दूसरा, उनके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए सरकार भी कई सारी चीजों को यहाँ लॉन्च कर रही है। जैसा कल ही यहाँ मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने मंच से कहा है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है और इसको अच्छा व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और सरकार की कई सारी जो नीतियां हैं उनके माध्यम से इसको सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है जब शासन अपनी योजनाओं में इन सब चीजों को थोड़ा प्राथमिकता देती है, बिल्कुल, उस क्षेत्र का एक डेवलपमेंट है। सर आपने बोला अभी डेवलपमेंट आ रहा है, तो इससे रोजगार के कैसे साधन बनाओगे? रोजगार के साधन में देख मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे युवा है, हाँ मैंने जितना अनुभव किया, बिल्कुल, खेल कूद में यहाँ का युवा बहुत रुचि लेता है। बिल्कुल सर। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर यहाँ के बच्चों ने अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए। दूसरा, यहाँ के बच्चे सिविल सर्विसेज में जाने के लिए बहुत रुचि रखते हैं। बिल्कुल। और हर साल मुझे लगता है 15 से 20 बच्चों का या उससे ज्यादा बच्चों का सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होता है। ये दो ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जहां से हमारे जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, वो ट्रांसफॉर्म करती है रोजगार के लिए। बिल्कुल। दूसरा, छोटे छोटे हमको यहाँ रोजगार के लिए स्किल सेंटर बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। अभी जैसे गोंगलाई क्षेत्र में RSCT का एक सेंटर है जो स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देता है, जहां पर हमारे BPL के नीचे का जो वर्ग है, वहां के जो हमारे अच्छे बच्चे हैं या महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको जो स्किल चाहिए वो स्किल वहां पर ऐसी संस्थाओं में उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल। ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया जाता है, होम डेकोरेशन का कोर्स कराया जाता है, प्लम्बिंग का कोर्स कराया जाता है, मोटर वाइंडिंग का कोर्स कराया जाता है, और वो बिल्कुल निःशुल्क है। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं जब आपके क्षेत्र में आएगी, बिल्कुल, तो और यहाँ के बच्चों को स्किल्ड बनाएगी, तो मुझे लगता है वो रोजगार के ज्यादा साधन उपलब्ध करा पाएंगे। तभी कुछ समय पहले हम देखे थे कि आपको निलंबित कर दिया गया था चुनाव के समय, तो फिर आपके रीजॉइनिंग हुई है, तो उस समय आपका कैसा माइंडसेट था? देखिए ऐसा है कि उस समय इलेक्शन का टाइम था। बिल्कुल सर।
भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो इलेक्शन है, चुनाव है, ये सबसे बड़ा और बहुत पारदर्शी हमारी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। उस पारदर्शी प्रक्रिया में अगर कोई चीजें कम ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पे उस पूरी प्रक्रिया पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता बिल्कुल सर। है। विधानसभा चुनाव के समय पोस्टल बैलेट को लेके एक वीडियो वायरल हुआ था और स्ट्रांग रूम खुला, बिल्कुल। वहां काउंटिंग का सिनेरियो आया और उस दौरान जो मेरे यारों थे तहसीलदार, उनको सस्पेंड किया गया और फिर दूसरे दिन मुझे भी निलंबित किया गया। सर। देखिए, ऐसा है कि ये किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के लिए अगर कोई गलती हुई है तो उसको इस प्रकार से अगर कोई दंडित किया जाता है तो मैं उसको बिल्कुल सहन मानता हूँ। ये हम लोग का पर्सनली भी उत्तरदायित्व होता है कि इन प्रक्रियाओं को बहुत पारदर्शी और बहुत अच्छे ढंग से हम परफॉर्म करें। ओके। उस समय वो एक हमसे एक वो हुई थी कि स्ट्रांग रूम कुछ समय पहले खुल गया और जिन लोगों को हमको कम्युनिकेट करना था शायद हमारे कम्युनिकेशन में कुछ कमी आ गई और वो चीजें थोड़ी प्रश्नवाचक हो गई थी, तो वो एक फेज आया था। लेकिन उस फेज को भी हमने बहुत सकारात्मक ढंग से जिया, क्योंकि ये चीजें आपके पूरे जीवन काल में कभी ना कभी किसी ना किसी के में आती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बुरे दिनों में भी आप अपना आत्मसंबल बना के रखें, अपने आप में आत्मविश्वास में रखें, तो मुझे लगता है चीजें धीरे धीरे सुधर जाती है। गलतियां हर इंसान से होती है, बिल्कुल सर। और उन गलतियों को सुधारने का नाम ही आदमी का डेवलपमेंट होता है। तो हमने अपनी कोशिश की कि अगर हमने कोई गलती की तो वो गलतियां हम ना करें, अपना उसमें सुधार करें, और मुझे लगता है कि उसका एक परिणाम रहा कि उन सब चीजों से मुझे वापस रिज्वाइन करने का वो मिला और मैं यहाँ वापस एज ए SDM पदस्थ हुआ। सर, उस समय आपका जो फेस चल रहा था, निलंबित कर दिया गया, तो फैमिली में क्या प्रेशर था? फैमिली में रहेगा बट नेचुरल, क्योंकि आपको प्रशासनिक तौर पे आप जब वहाँ काम कर रहे हो और आपको हटा के एक जगह रख दिया जाए तो परिवार में थोड़ी सी टेंशन आ गया था और उनको थोड़ा बुरा लगने लगा था कि हम काम कर रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, अगर उच्च अधिकारियों ने या अगर किसी पारदर्शी प्रक्रिया में हमने कोई त्रुटि करी है या उनको लगता है कि हम अपनी चीजें पब्लिक तक या हमारे जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंचा पाए तो वो हमारी गलती है। उस समय फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और ऐसे समय का भी हम लोगों में मतलब मैंने थोड़ा सा अध्ययन करके आध्यात्मिक रूप से अपने पुराने यार दोस्तों से बातचीत करके अपने परिवार वालों के साथ मिलके वो समय निकालने का किया। और मुझे लगता है कि उस समय जो भी ये खराब समय रहा है उसमें मैं अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल पाया, ये मेरे लिए बड़ी बात। हमें भी बहुत अच्छा लगा सर कि आप रिटर्न आए करके। थैंक यू। उस समय सर पूरा बालाघाट में पूरा माहौल ही अलग हो गया था। वो रहेगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि बेसिकली क्या होता है कि चुनाव ऐसा सेंसिटिव मुद्दा होता है जिसमें दो पार्टियां या कई पार्टियां रहती है, उन सबको उस प्रक्रिया से पूरे अवगत कराते हुए निष्पक्ष रूप से आपको काम करने की चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि उसका एक फायदा ये मिला कि हम लोग जब लोकसभा चुनाव में हम लोग को ये सब ड्यूटीज मिली थी, हम लोग बहुत सजग होके, बहुत निष्पक्ष होके, बहुत हमने अच्छा काम किया और बालाघाट के इतिहास में एक बहुत अच्छा चुनाव हमने लोकसभा का भी निपटाया। चुनाव के बाद में बालाघाट में क्या डेवलपमेंट देखते हैं? देखिए, बालाघाट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि निरंतर थोड़ा सा डेवलप दिखेगा। बिल्कुल सर। चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज होगी, सोच में भी चेंज होगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों के दिमाग में बहुत सारी नीतियां होती है। बालाघाट के युवा क्या सोचते हैं, किसान क्या सोचते हैं, उद्यमी क्या सोचते हैं, इस बारे में हमारे जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि माननीय सांसद महोदया हों चाहे विधायकगण हमारे अपने जब क्षेत्र में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों से जो फीडबैक मिलता है और शासन की क्या योजनाओं का लाभ उनको कैसे मिलना चाहिए, शासन को क्या नई योजनाएं बनानी चाहिए, प्रशासन को कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत देखिए, हम लोग प्रशासन में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें हम अपने
आम जन तक पहुंचा नहीं पाते। बिल्कुल सर। तो हमारा ये उत्तरदायित्व होता है कि हम लोग शासन की योजनाओं को जैसा शासन चाहता है वैसा उनके हितग्राहियों तक पहुंचाएं, उतना लाभ दें। बिल्कुल। तो जो हमारे माननीय सांसद और विधायकगण हैं, वो निश्चित तौर पे चूंकि बालाघाट के हैं यहाँ पर, बिल्कुल सर। तो यहाँ की सभी चीजों से भली भांति परिचित हैं। वो भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से यहाँ के युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाएंगे और उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ऐसा धन्यवाद। बिल्कुल सर। सर, बालाघाट में एक पहली बार ऐसा हुआ है कि विधायक, सांसद, नगरपालिका अध्यक्ष महिलाएं बने। पहले की तुलना में क्या होता था, पहले महिलाओं को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, लेकिन आज हर क्षेत्र में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई भी क्षेत्र में, आज महिला ही सबसे आगे। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है कि महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा फेज हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं ये मानता हूं कि महिलाएं या जो हमारा मातृवर्ग है, बिल्कुल। ये सृष्टि की जन्मदाता भी होती है और बच्चों में संस्कार देने वाली भी होती है, परिवार को चलाने वाली भी होती है, यहाँ तक कि समाज में भी बहुत सारी चीजों को व्यवस्थित करने वाली। ऐसे महिलाओं में हम लोग जब, चाहे उनको शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी फील्ड में हो, बिल्कुल सर। जब हम उनको आगे बढ़ाते हैं तो आप मान के चलिए कि उसके पीछे बहुत बड़ा एक हमारा कंसेप्ट रहता है कि इसके पीछे पूरा एक समाज हमारा है। जैसा आपने बताया, यहाँ की नगरपालिका अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मातृशक्ति है, हमारी महिला है। वाकई में ये बालाघाट के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है और ये एक नई ऊंचाइयां लाएगा बालाघाट के इतिहास में, बालाघाट के विकास में। बिल्कुल सर। सर, कई बार ऐसा होता है बालाघाट के जो युवा है खासकर, तो वो पढ़ने भी बाहर जाते हैं और कमाने भी बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे बालाघाट में अभी थोड़ा लो है स्वरोजगार, तो उसे और कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब हमारा कोई युवा या हमारे मजदूर भाई यहाँ से बाहर जाते हैं और बड़ी सिटियों में काम करते हैं तो वो स्किल्ड लेबर हो जाते हैं। बिल्कुल। वो सब चीजें हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि आप बहुत संकुचित क्षेत्र में रह के अपना विकास नहीं कर पाएंगे। जब आपको अपना डेवलपमेंट करना रहेगा तो आपको अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, नई स्किल सीखनी पड़ेगी। ये सब चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगी। बिल्कुल सर। जैसे आज के क्षेत्र में, आज के समय में मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों का या युवाओं का बहुत ज्यादा रुझान नौकरी की तरफ रहता है। बिल्कुल सर। वो अपना खुद का रोजगार या अपना खुद का कुछ वेंचर करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब नौकरी के संसाधन सीमित हैं। बिल्कुल सर। तो लोगों को, युवाओं को अब अपने स्किल पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। भारत सरकार भी इन सब चीजों में बहुत ध्यान देती। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन रहा है, लेकिन जैसा एक है कि दूसरे देशों में देखेंगे आप, चाहे जर्मनी देख लें, जापान देख लें, अमेरिका देख लें, रूस देख लें, चाइना देख लें, यहाँ की लगभग 50-60 या मैं कहूँ 70% की जो जनता है, वो वहाँ मतलब जो वहाँ के रहने वाले वो स्किल्ड है। बिल्कुल सर। वो किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी ऑक्यूपेशन में, किसी न किसी क्षेत्र में एक महारत हासिल करते हैं या फिर उसमें बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं। वो चीजें हमारे देश में, हमारे थोड़ी कम है। बिल्कुल सर। इसीलिए शासन भी चाहती है कि आप या युवा केवल शासकीय नौकरी के लिए या फिर प्राइवेट जॉब के लिए जाने के बजाय अपने आप में किसी एक स्किल को उभारे, ताकि जब सरकार को जरूरत हो या फिर निजी क्षेत्रों में बड़े बड़े इंडस्ट्री लग रही है, बाहर की कंपनियां आती है, बिल्कुल, तो वो कंपनियां स्किल्ड लेबर चाहती है। क्योंकि जब आपको आपका श्रम या आपका लेबर जो है वो बहुत कम दरों पे मिलता है, तब आपकी कॉस्टिंग कम होती है और आप वहां अपनी फैक्ट्री या अपना बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन चूंकि हमारे पास ऐसे स्किल्ड लेबर कम रहते हैं, इसलिए बाहर से आने वाले प्राइवेट में या फिर बड़े उद्योगपति
ऐसे उद्योग धंधे लगाने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेते। तो हमारा सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि हमारा जो युवा है हाँ वो अलग अलग ट्रेड में, अलग अलग स्किल में अगर शिक्षित हो जाए या फिर अपनी स्किल को डेवलप कर ले तो हमको ऐसी कंपनियों में प्लेसमेंट में बहुत आसानी है। बिल्कुल सर, अभी देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा स्किल्स है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो उन्हें सही प्लेटफॉर्म कैसे दे सकते हैं? देखिए, प्लेटफॉर्म देने का मैंने आपसे पहले बताया था कि लक्ष्य आपको तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर युवा ये सोच ले कि मुझे कम समय में पैसा कमाना है तो मुझे लगता है थोड़ा कठिन है। बिल्कुल सर। पहले आपको अपने अंदर वो प्रतिभा जगानी पड़ेगी, वो चीजें लानी पड़ेगी जिससे आप पैसा कमा सकें। केवल सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब या कंफर्ट जोन में रह के आप ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। आप बड़े शहरों में देखिए, हर छोटे छोटे काम के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। चाहे वो प्लम्बिंग हो, चाहे वो होम डेकोर हो, चाहे वो पेंट आर्किटेक्चर हो, चाहे आप फर्नीचर का कोई काम हो, बिल्कुल। कारपेंटर का काम हो, आपके ऑटोमोबाइल का काम हो, बिल्कुल। इन सब चीजों के लिए वहां पर लोग स्किल्ड रहते हैं। तो वहां पर ऐसे ऐप के माध्यम से आप उनको हायर कर सकते हैं। वो चीजें छोटे शहरों में नहीं रहती, बिल्कुल सर। ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हमको ऐसे छोटे शहरों में ऑर्गेनाइज्ड वे में सब चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमारी आवश्यकता हर जगह एक जैसी रहेगी। बिल्कुल। आज अगर हम इस छोटी जगह में या छोटे जिले में भी रह रहे हैं तो हमको भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये अगर हमको बहुत इजी एक्सेसिबल हो जाता है तो इससे रोजगार भी दूसरे को बहुत जल्दी मिलता है और हमारी भी जो आवश्यकता है वो बहुत जल्दी पूर्ति होती है। बिल्कुल। आज का समय ऐसा है कि आपको एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आपको ओला, उबर जैसे एक बड़ा वेंचर देखने मिलता है। केवल वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सर। जहां पर आप मान के चलिए 2 लाख 3 लाख लोग अपने वाहनों के साथ रोजगार भी पा रहे हैं। ये आप 10 साल पहले नहीं सोच सकते थे। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि आपके पास अगर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हो, तो आपको रोजगार बहुत मिलेगा और अच्छा मिलेगा। बिल्कुल सर। अभी मैं देखते आ रहा हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, उनके अंदर स्किल्स बहुत है, वो अपने स्किल्स की आगे इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली जो है प्रेशर बहुत डाल रही कि जॉब ही करो करके। तो उसकी फैमिली को क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आज के युग में बच्चे जो करना चाहते हैं, माँ बाप को उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे बाहर की बहुत सारी दुनिया देखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, समझते हैं। उनकी फ्रेंड सर्किल जो होती है ना, वो अलग अलग फील्ड से आती है। बिल्कुल सर। उनसे उनको जब नॉलेज मिलता है तो वो नई चीज करना चाहते हैं। माँ बाप या फिर पेरेंट्स को एक डर ये रहता है कि फेल ना हो जाए। और मुझे लगता है कि जीवन में जब आपको सफल होना है ना, तो एक दो बार आपको असफल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। आप जितना असफल होते हैं ना, उतना आपका मोटिवेशन बढ़ता है। आप उसको थोड़ा अदरवाइज ना लीजिएगा, मतलब मोटिवेशन कैसे बढ़ता है? आदमी अगर जुझारू हो, उसमें थोड़ी सी चीजें स्किल अच्छी हो, तो वो उन चीजों को करने के लिए फिर कोशिश करता है। उस समय उसकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है। बिल्कुल सर। जहां तक रहा बात पेरेंट्स का, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इन सब चीजों में सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, बिटिया बड़ी है। जब वो लॉ करना चाह रही थी तो उस समय जो हमारी फैमिली है उसमें भी चीजें आई थी कि एक लड़की लॉ क्यों करेगी, क्योंकि परसेप्शन रहता है कि लॉ मतलब आपका काला कोट और फिर आपको अदालतों में काम करना है। लेकिन आजकल लॉ का सिनेरियो भी चेंज हो गया है। आजकल इंटरनेशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, बहुत सारे फील्ड में है। तो उन सब चीजों को उसने देखते हुए उस फील्ड को चूज किया और हमने उसको सपोर्ट किया। आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में लॉ एसोसिएट्स है। बेटा मेरा जो है वो रिसर्च में जाना चाहता था,
हम लोग को भी ये लगता था कि रिसर्च में जाना मतलब थोड़ा सा परिवार से आइसोलेटेड हो जाते हैं, कट जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन चूंकि उसकी इच्छा है तो बायोटेक्नोलॉजी में उसने मणिपाल उडुपी से बीटेक किया और अभी वो मास्टर्स डिग्री करने के लिए स्वीडन में है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को रनवे देना चाहिए। जब आप उसको एक अच्छा रनवे दे देते हैं तो आपका बच्चा बहुत ऊंची उड़ान हो सकता है। सर अभी देखा जा रहा है कि बच्चों को फाइनेंस का भी ज्ञान नहीं है, तो क्या बच्चों को शुरुआत से ही फाइनेंस का ज्ञान देना चाहिए? बिल्कुल। आप थोड़ा सा पुराने समय में जाएंगे तो घर के दादा दादी हमेशा छोटे बच्चों को एक गुल्लक खरीद के लाके देते थे। बिल्कुल सर। उसका कारण उनको बताया जाता था कि आपको जो पैसा मिलता है उसको आप बचा के रखिए। और गुल्लक ही क्यों दिया जाता था कि गुल्लक में चीजें बहुत सधी हुई रहती है और बच्चों को उनसे प्रेम हो जाता था, गुल्लक से तोड़ना नहीं चाहते थे। मतलब अगर उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं भी हो जाए तो गुल्लक तोड़ने से पहले वो थोड़ा सा हिचकिचाते थे। बिल्कुल। वो पहला पाठ हमारे बुजुर्ग पढ़ाते थे। दूसरा, जब कभी अगर बाजार जाते थे तो बच्चों को साथ ले जाते थे। वहां पर उनसे जहां भी सामान खरीदना हो वहां मोल भाव करते थे। बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी एक चीज के लिए हम मोल भाव कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है, उसका भी कारण कुछ ना कुछ पैसा बचाना चाहिए। फाइनेंस आज की डेट में बहुत बड़ा सेक्टर है और बच्चों को इसको वाकई में शुरुआती क्लासेस से पढ़ाना चाहिए। देखिए, बेसिकली फाइनेंस का मतलब है केवल अर्न करना नहीं, आपकी सेविंग, उसका इन्वेस्टमेंट और आगे आप उससे और क्या चीजें अच्छा कर सकते हैं, ये आपका फाइनेंस का मोटो होता है। क्योंकि आज का जो युवा है वो सीधे सफलता नहीं पा सकता, उसको थोड़ा सा कठिन जीवन जीना पड़ता है और जीना भी चाहिए। तब उसको अपने जो फाइनेंस या अपना जो मनी मैटर है उसको मैनेज करने की एक स्किल आनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा आ गया तो उसको तत्काल खर्च कर दें। आपके पास फ्यूचर की भी प्लानिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के प्लान होना चाहिए कि जो हम बचत रख रहे हैं उस बचत को हम कैसे बढ़ा लें। दूसरा, अननेसेसरी हम खर्च ना करें। जब आप अपने स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, आप अपने स्ट्रगल की लाइफ में रहते हैं, तब वो बड़े जितने लोग हैं जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, उस समय उन लोगों ने अपने हाथ में और अपने दिमाग में बहुत कंट्रोल रखा, खर्च नहीं किया। उनको मालूम था कि जिन चीजों को आज हम खर्च कर रहे हैं वो हो सकता है हमारा कैपिटल लॉस हो, और जिन चीजों को हम आज बचा रहे हैं वो बाद में हमारी पूंजी बनेगी और वही पूंजी हमारे व्यापार की या हमारे वेंचर की एक बड़ी कैपिटल। तो मुझे लगता है बच्चों को एक समय के बाद फाइनेंस की शिक्षा देनी चाहिए। सर अभी क्या हो रहा है, स्टूडेंट को 12th भी पास हो जा रहे हैं लेकिन उनको अभी फाइनेंस का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। कॉलेज में जा रहे हैं लेकिन वो अपनी जो पढ़ाई है वो खुद नहीं कर पा रहे, अभी भी फैमिली के भरोसे बैठे हुए। ये शायद फाइनेंस का ज्ञान ना होना या फिर कुछ और है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैसे जितने भी पश्चिमी देश होते हैं या विकसित देश हैं, उनमें आप देखिएगा कि बच्चे जो हैं उनमें उनको सिखाया जाता है कि आप जब हायर एजुकेशन ले रहे हैं साथ में आप पार्ट टाइम कोई जॉब करिए। बिल्कुल। पार्ट टाइम जॉब करने से एक तो एक उसमें एक स्किल डेवलप हो जाती है, दूसरा उनके पास मनी मैनेजमेंट आ जाता है। जब आप अर्न करने लगते हैं तो आपको मालूम चलता है कि पैसा कमाने में कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। बिल्कुल। तब आप उसको खर्च करने में भी उतने ही रेशनलाइजेशन हो जाता है और आप उसके बाद हमेशा चीजें बचा के रखते हैं कि हमारा ये समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। आपको कुछ ना कुछ बचत करके रखनी है और उस बचत को फिर आगे अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो मुझे लगता है कि वो सब चीजें बच्चों में डेवलप होनी चाहिए। फैमिली आपको सपोर्ट तब तक करती है जब तक फैमिली के पास संसाधन है।
मुझे लगता है कि फैमिली के संसाधन का मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसका ऑप्टिमाइज यूज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। कि आपको जो पॉकेट मनी मिली है या फिर आप अगर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो उसको आप बहुत सहेज के रखें और उसका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह। सर जो मिडिल क्लास स्टूडेंट है वो जॉब के साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो कुछ समय बाद जॉब में ही ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, स्टडी को ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो उनका माइंडसेट कैसे सेट कर सकते हैं इसमें? देखिए, मैं एक आपको उदाहरण दूं कि हो सकता है बालाघाट में हमारे कोई बहुत अच्छा हीरो होंडा का मैकेनिक, बिल्कुल सर। उनका अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो उस पूरे मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन उतनी ही समझ वाला कोई एक व्यक्ति जब इंजीनियर की डिग्री ले लेता है तो वो हीरो होंडा कंपनी में, बिल्कुल सर। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपके पास शिक्षा का और आपके पास अनुभव का। बिल्कुल सर। तो जो आप कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ते हुए जॉब में चले जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं, बिल्कुल सर। मेरा उनसे एक ये गुजारिश रहेगी, आप अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए। आप जितने शिक्षित होंगे, जितने आप एजुकेटेड होंगे, आपके पास कोई एक अच्छी डिग्री होगी तो आपके पास प्लेटफॉर्म भी बड़ा मिलेगा। वो बहुत जरूरी है। आप में सभी प्रकार की योग्यता है, आप में बहुत स्किल है, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, आपको वो प्लेटफॉर्म मिलने में दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को जो पढ़ाई के साथ जॉब कर रहे हैं बिल्कुल करें। जॉब करने से उनके मन में एक ऐसी चीजें हो जाएगी कि फाइनेंशियली वो सिक्योर्ड मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका एक फायदा ये लेना चाहिए कि जितना हमको नॉलेज, जितना हमको पढ़ाई या ज्ञान मिल सकता है उतना लेना चाहिए। सर स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि किसी को भी पहला अपना कैरियर कैसे डिसाइड करना है, ये सबसे बड़ी चीजें होती है। और मुझे लगता है कि आदमी को सबसे पहले, आप युवा को जब वो इस फेज में आता है कि वो अपने स्टडी के बाद अब बिजनेस में, सर्विस में या अपने खुद के रोजगार में किसमें जाना चाहता है, उसके लिए उसको खुद को एक बार अपना माइंड सेट करना। और मुझे लगता है कि इसमें आदमी का सेल्फ इंटरेस्ट सबसे बड़ा काउंट करता है। जनरली मैं अनुभव करता हूं कि युवा जो है वो दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, खासकर दूसरों की लाइफस्टाइल से, दूसरों के सक्सेस से। तो उनका माइंडसेट हर तीसरे मिनट में बदलते रहते, कि पहले ये बनना चाहिए, फिर ये बनना चाहिए, फिर ये बनना चाहिए। सर इसका सबसे पहला कारण सोशल मीडिया है, कह सकते हैं। कारण ये है कि सोशल मीडिया में आपके सामने बहुत सारी चीजें विद इन ए सेकंड बदलती है। बिल्कुल सर। तो आपका माइंडसेट वैसा बदलने लगता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग और बड़े लोगों ने हमेशा कहा है कि आदमी को थोड़ा सा योग और ध्यान करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। जब आप हमारे बच्चों को लगता है कि अब हमको आगे क्या करना है, तो अपना असेसमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसा तुमने बताया कि सोशल मीडिया के कारण बहुत आदमी फ्लक्चुएट होता है, रहेगा। बिल्कुल सर। प्राकृतिक रूप से जब आप देखेंगे तो पानी के ऊपर की जो तह होती है वो बहुत फ्लक्चुएट होते रहती है, हिलते रहती है, लेकिन पानी जैसा जैसा गहरा होता है स्थिर रहता है। बिल्कुल सर। हमारा मन भी वैसा ही है। तो बहुत बेसिक चीज है कि हम अपने उथले हुए मन की बात ना समझें, हमको बहुत डीप जाना चाहिए, थोड़ा असेसमेंट करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, उसकी क्या प्लानिंग होगी, उसके लिए मुझे क्या चीजों की जरूरत होगी, क्या गाइडेंस चाहिए। वो सब चीज जब आप डिसाइड कर लेते हैं तब आप मान के चलिए आप अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। बिल्कुल। और जब आप उस राह में निकलते हैं तब धीरे धीरे वो चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं। जैसे आप मान के चलिए कि अगर आपने खुद ने सोच लिया कि मुझे कोई एक स्किल डेवलप करनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी है, कोई किसी एक
क्षेत्र को हमको चूज करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी भारत सरकार ने स्किल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो किया है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप जब ऑनलाइन इसको सर्च करेंगे तो बहुत सारी फील्ड के बारे में इसमें दिया हुआ, इवन तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिया हुआ। आप उन इंस्टीट्यूशंस को आप देखेंगे, उनको आप ब्रोशर को पढ़ें, उनसे आप संपर्क करें, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि हमको किस फील्ड पे जाना है, कैसे काम करना है। मुझे लगता है कि युवा को सबसे पहले अपने आप में एक स्थिरता लानी पड़ेगी कि उनको क्या करना है। मुझे लगता है कि फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्टूडेंट के लिए काफी सारी स्कीमें चलाई जा रही है, लेकिन उन तक के नहीं पहुंच पा रही है स्टूडेंट तक, तो उन्हें कैसे पता चलेंगे? कि इसके लिए तो मुझे लगता है कि जितने हमारे स्कूल और कॉलेज हैं उसमें इन सब योजनाओं के कोऑर्डिनेटर्स हमारे टीचर्स होते हैं, बिल्कुल, प्रिंसिपल्स होते हैं। उनसे जाके आप मिले, उन योजनाओं का लाभ लीजिए। शासन चूंकि अब बहुत कल्याणकारी योजनाओं में फोकस करती है, चाहे वो हमारी महिलाओं के संबंध में हो, चाहे हमारे बच्चियों के संबंध में हो, चाहे स्टूडेंट्स के संबंध में हो, चाहे हमारे वृद्धों के संबंध में हो। मतलब हर सेक्टर को सरकार के द्वारा अपने वेलफेयर स्कीम से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। उसका कारण ये है कि जितना हमारी पॉपुलेशन इन सब चीजों से सिक्योर रहेगी, उतना वो अपना अच्छा बेस्ट हमारे देश को देगा। बिल्कुल। तो जैसा आप बता रहे स्टूडेंट्स को क्या क्या स्कीम्स में मिलता है, मुझे लगता है उनकी छात्रवृत्ति की बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें आप फायदा ले सकते हैं। गांव की बेटी, प्रतिभा सम्मान, विक्रमादित्य योजना, कई सारी ऐसी स्कीम्स है जो आपको लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा अगर आपने अच्छी स्टडी करी है, आप हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। उसमें बैंकों से आपको एजुकेशन लोन मिलता है, इवन दो गवर्नमेंट उसमें गारंटर भी बनती है। तो मुझे लगता है इतना सपोर्ट जो गवर्नमेंट का मिलता है किसी एक बच्चे के लिए, किसी एक छात्र के लिए, तो बहुत अच्छा है। सर, अभी आपने स्टूडेंट के लिए काफी सारी स्कीमें बताई। अगर कई युवाओं को बिजनेस चालू करना है तो सरकार किस तरह से सपोर्ट करती है? देखिए, आजकल शासन की तरफ से पहले तो कौशल शिक्षा केंद्र या फिर आरसीटी जैसे एक संस्थान होते हैं जो आपको ऐसे स्वरोजगार की बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। साथ में सरकार की स्कीम उसकी फॉलोअप की भी है कि जिन युवाओं को हमने स्किल्ड किया है या फिर अगर उनको हम बिजनेस में करना चाहते हैं तो उनके लिए फॉलोअप में वो बैंक से लोन की भी व्यवस्था कराते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से भी बहुत सपोर्ट मिलता है युवाओं को। जैसे PMAGP है या उद्यम क्रांति है, इसके लिए आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट बना के आप सबमिट करिए, बैंक आपको सपोर्ट करेगी। जो आपका उद्योग विकास निगम है ये आपको सपोर्ट करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है युवाओं को, और उसके लिए मुझे लगता है कि आपका विजन भी थोड़ा करना पड़ेगा, स्टडी थोड़ी करनी पड़ेगी कि जिस बिजनेस में या जिस उद्यम में या जिस उद्योग में आप जा रहे हैं उसका आपको थोड़ा सा सर्विस एरिया भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि हम जिस बिजनेस को करना चाह रहे हैं वहां पर उसका उतना प्रचार प्रसार ना हो, वहां उसके उतने खरीदार ना हो, तो वो सब चीजें थोड़ा सा माइनस में जाती है। तो आपको थोड़ा सा पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग करके मुझे लगता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल सर। तो वैसे मैं पूछना चाहूंगा, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ की? पहली पोस्टिंग में मंडला में रहा हूँ। तो चूंकि वो भी एक ट्राइबल जिला है, लगभग 68% वहाँ हमारी ट्राइब्स रहती है, बैगा, गोंड, परधान। बिल्कुल। तो वो भी जिला जैसा भी बालाघाट आपका रिच है प्राकृतिक रूप से और बाकी जनजातीय रूप से, वैसा ही मंडला। कुछ आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ा था उस समय? बिल्कुल, चूंकि बेसिकली मेरी शिक्षा दीक्षा जो है प्रारंभिक रूप से तो कवर्धा में हुई, फिर मैं रायपुर में मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो मंडला जैसी जगह में जहां पर आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना है
जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा थोड़ी कम है, जंगल है, थोड़ा सा कठिन क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर आपको काम करना है तो थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्शन करने में दिक्कतें होती थी। फिर भी चूंकि वो लोग बड़े सीधे सरल लोग हैं, बिल्कुल। आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो वहां फिर काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सर अभी आपने बोले आप कवर्धा से थे, आपने वहां से पढ़ाई करी, तो आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई करी, प्राइवेट या सरकारी? देखिए, मेरा जन्म स्थान तो मुख्य रायपुर है, क्योंकि ननिहाल में मेरा जन्म हुआ, और रहने वाला मैं कवर्धा का हूँ। अच्छा। तो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो खालसा प्राइमरी स्कूल में हुई है। हाँ। उसके बाद 6 से लेके 12 तक मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद मैं कॉलेज जो है मैंने किया है दुर्गा कॉलेज रायपुर से, और फिर वापस कवर्धा में मैंने पीजी कॉलेज से एमए में इकोनॉमिक्स किया। सर आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, 2003 में मैं सिविल सर्विसेज में आया हूँ। 2003 से 2008 तक का मेरा पीरियड मंडला में रहा। मंडला अपने आप में बहुत प्राकृतिक रूप से अच्छा जिला है, माँ नर्मदा जी का तट है। बिल्कुल। वहां पर मैंने सिविल सर्विसेज में प्रोबेशन पीरियड किया अपना, मैंने काम करना सीखा वहां से, बिल्कुल। और बहुत अच्छा अनुभव रहा है। क्योंकि जैसी माँ नर्मदा का पानी है वैसे ही वहां के लोग बिल्कुल हैं, निश्चल, निस्वार्थ और बड़े सीधे सच्चे से। तो उनसे बहुत सारी चीजें वहां सीखने मिली, क्योंकि वहां पर बैगा जनजाति भी है, वहां गोंड है, प्रधान है। उनकी जो सांस्कृतिक चीजें हैं वो हमने अनुभव करी, साथ में उनका डेली रूटीन की लाइफ उनकी कितनी कैसी क्या रही है वो हमने देखी है। तो उससे बहुत सारी चीजें सीखने मिली। उसके बाद 2008 में मैं सतना चित्रकूट, वहां मेरी पोस्टिंग हो गई, बिल्कुल यूपी से लगा हुआ है। और उस समय जिस समय मेरी पोस्टिंग हुई थी उस समय वहां पर वो एक्चुअली दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा, डकैत प्रभावित। तो परिवार में एक बड़ा सा भय था कि ऐसे कैसे जिले में आप चलेगा और वहां कैसी ऐसी पोस्टिंग हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान जो आपके लिए करता है वो बहुत अच्छे से करता है। उस दौरान जब मैं वहां चित्रकूट में रहा, क्योंकि वो भगवान राम वहां पर 11.5 वर्ष का वनवास उन्होंने बिताया है। बिल्कुल सर। तो बहुत जागृत स्थल है, और उन चीजों का अनुभव वहां जाने के बाद होता है। वहां भी चूंकि लोगों को डकैत समस्या से प्रभावित देखा है, और वहां पर प्रशासन का काम करना, पुलिस का काम करना, या फिर किसी सरकारी व्यक्ति का काम करना थोड़ा सा कठिन होता था। लोगों में भय रहता था कि डकैत के द्वारा उनको कभी पकड़ ना कर ली जाए, और जो हमारा निचला स्टाफ था वो भी इन सब चीजों से भयभीत रहता था। तो वो एक फेज हमने देखा है कि जब वहां उस फील्ड पे आपको काम करना है तो उन समस्याओं से जूझ के करना है। लेकिन वहां भी लोग बड़े अच्छे सीधे सरल हैं, और मुझे लगता है कि चूंकि जहां भगवान राम ने अपने 11.5 वर्ष बिताए, ऐसी तपोभूमि में रहना, वहां काम करना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय रहा है। और आध्यात्मिक रूप से मैं बहुत सुदृढ़ हुआ वहां, क्योंकि उसी जिले में माँ शारदा मैहर वाली, उनका वहां सिद्धपीठ है। और 3 साल के दौरान लगभग 6 नवरात्र मैंने माता जी की सेवा की। तो ये एक मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक रूप से मैं वहां बहुत अच्छा मैंने अनुभव किया था। 2011 में मेरा प्रमोशन हुआ, और फिर मैं आ गया छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा अपने आप में बहुत डायनामिक जिला है, बिल्कुल सर। क्योंकि पुराना जिला है। वहां एक तरफ आपको कोल माइंस मिलेगी, दूसरी तरफ सोमसर पांडुरना आपका पूरा ऑरेंज एरिया है, और महाराष्ट्र से लगा हुआ। वहां पर किसान बहुत संपन्न, बहुत उन्नत खेती में रुचि लेने वाले, और साथ में छोटे छोटे विषय को प्रशासन के सामने बहुत अच्छे ढंग से उठाने वाले। तो वहां पर आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है। बिल्कुल सर।
मतलब आप ऐसा नहीं है कि लोगों को आपने कुछ बता दिया और वो मान लिए, क्योंकि वहाँ शिक्षा अच्छी है, लोग वहाँ अच्छे खुले विचार के हैं, इसलिए वो प्रशासन में हर प्रकार की दखल रखते हैं और उतना ही रिस्पॉन्स तो प्रशासन से चाहते हैं। तो लगभग 3 साढ़े 3 साल का जो टेनवर था मैंने छिंदवाड़ा में बिताया, क्योंकि मैं मेरा जो पैतृक मेरा संबंध है वो राजस्थान से है। मेरे दादा परदादा राजस्थान के रहने वाले हैं। यस सर। तो हम लोग राजस्थानी पृष्ठभूमि से हैं। तो मेरा एक मन में हम दोनों मतलब मेरे और मेरी धर्मपत्नी राधिका के मन में आया कि हम लोग अब राजस्थान के आसपास के जिले में जाके पोस्टिंग करें। बिल्कुल। तो फिर मैंने नीमच, जो लगभग 950 किलोमीटर दूर पे है हाँ। छिंदवाड़ा से और बिल्कुल राजस्थान से लगा हुआ है, वहां हमने पोस्टिंग 2015 के आसपास मेरी पोस्टिंग वहां हुई। नीमच जिला चूंकि सबसे लास्ट है, जैसे अभी हम बालाघाट सबसे आखिरी कोने में बैठे ना एमपी के, वैसे ही पश्चिमी मध्य प्रदेश का सबसे आखिरी जिला है। बिल्कुल सर। और वो औषधि खेती में बहुत एडवांस जिला है। मतलब वहाँ वो जो क्षेत्र है वो इसबगोल, हाँ। रायडा, कलौंजी, अश्वगंधा, तुलसी, सफेद मूसली, ऐसी औषधि जो खेती है उसका क्षेत्र है। तो वहाँ के किसान बहुत उन्नत हैं और वो इन सब चीजों में बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं। नीमच की मंडी पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे फेमस मंडी। बिल्कुल सर। तो वहाँ का भी अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अब मैं राजस्थान से हूँ, मेरा परिवार राजस्थान से है, तो हमने वहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से अनुभव किया। वहाँ खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, उन सब चीजों को बहुत एंजॉय किया। फिर 2018 में फिर एक ट्रांसफर आया हमारा और मैं रतलाम आ गया। रतलाम मालवा का सबसे मेन सेंटर है और राजा रजवाड़ों का सेंटर है, मतलब वो जो जिला है वहाँ अभी भी राजवंश की प्रॉपर्टी है, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही चूंकि रतलाम नमकीन के लिए बहुत फेमस है, मैं आपको बता दूं कि वहां पर साड़ियां भी बहुत प्रसिद्ध है, सेव प्रसिद्ध है और वहां क्या सबसे बड़ी चीज है, वहां सोना। मतलब बहुत सारे लोग, चाहे वो एमपी के हों, राजस्थान के हों, चाहे गुजरात के हों, वो आज भी सोने के जेवर खरीदने के लिए रतलाम आते हैं, क्योंकि शुद्धता पे उनको बहुत विश्वास है। बिल्कुल। और इसलिए वहां का मार्केट, मतलब वहां का व्यवसाय बहुत रिच है। और चूंकि नीमच और रतलाम दोनों व्यवसायिक क्षेत्र रहे हैं, इसलिए मेरा अनुभव वहां बहुत अच्छा रहा। रतलाम और नीमच लगभग 9 साल का एक समय ऐसा रहा कि मैं कवर्धा या छत्तीसगढ़ से बहुत दूर रहा हूँ। तो एक मन में एक भावना आई कि अब थोड़ा घर के नजदीक आएगा, इसलिए जब ट्रांसफर का मुझे मौका मिला तो मैंने बालाघाट जिले को चूज किया और फिर मैं अभी 2023 से बालाघाट में। सर अभी जैसे आप फाइनली बालाघाट में, तो आपको कैसे लग रहा है? यहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे? बहुत हेल्दी है। देखिए मैं बताऊं, जहां पर प्रकृति बहुत उपहार देती है या प्रकृति आप पर बहुत खुश रहती है, बिल्कुल सर, वहां के लोगों के नेचर में भी वो चीजें झलकती है। यहाँ माँ वैनगंगा का तट है, लगभग 67-68% हमारे पास यहाँ पर फॉरेस्ट है। बिल्कुल सर। और सभी प्रकार से प्राकृतिक रूप से हम यहाँ पर धनी हैं। मैग्नीज यहाँ निकलता है, तांबा यहाँ निकलता है और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है बालाघाट। तो ये सब चीजें आपको और यहाँ के लोगों को मेंटली बहुत रिच बनाती है। ठीक है, थोड़ा दुरूह जिला है, बिल्कुल, मतलब भोपाल में या बाहर जो दूसरे जिलों में बैठे लोग हैं उनको थोड़ा सा बालाघाट के बारे में ये लगता है कि ये नक्सल प्रभावित जिला। हाँ, और थोड़ा उनके माइंडसेट में चीजें रहती है। बिल्कुल सर। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बालाघाट में प्रवेश करते हैं तो उस समय आपको समझ में आता है कि आप एक बहुत बड़े ऑक्सीजोन में आ गए, जहाँ पे एक आप अच्छी राहत की सांस और एक स्वस्थ सांस
ले सकते। तो ये एक अनुभव मेरा रहा है कि यहाँ बहुत आराम से और अच्छे से आप अपना बिजनेस, आप अपना अपनी नौकरी और आप अपना वेंचर कर सकते हैं। क्या सर आपको बालाघाट आने से पहले पता था कि नक्सली क्षेत्र है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मालूम रहा है, क्योंकि पीएससी में तो हम इसको पढ़ते थे। बिल्कुल। और चूंकि मैं कवर्धा जिला का हूँ, तो कवर्धा और बालाघाट ये दोनों बिल्कुल एडजॉइनिंग जिले बिल्कुल हैं। सर। तो दोनों जिलों में नक्सल का प्रभाव रहा है, तो उन चीजों की जानकारी मुझे रही। क्या सर आपने शुरुआत से ही एसडीएम बनने का सपना था आपका? कि ऐसा शुरुआत से तो कभी रहा नहीं है, लेकिन 10th के बाद में थोड़ा सा फोकस हो गए थे कि अब करना क्या है, उसकी प्लानिंग करना जरूरी है। 10th के बाद मैं कॉमर्स जो है वो मैंने स्ट्रीम चूज की थी, और 12th में थोड़ी सी अच्छी तैयारी मैंने कर ली थी, इसलिए मैं उस समय कॉमर्स में 1990 में मैं एमपी में टॉप कर पाया। उसके बाद थोड़ी सी हायर एजुकेशन के लिए मैं रायपुर चला गया था, वहां पर थोड़ा फोकस हो गए थे कि अब हमको आगे सर्विस सेक्टर में जाना है। ओके। लेकिन कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां हो गई थी कि चूंकि मेरा जो पैतृक बिजनेस है वो गोल्ड स्मिथ का है, ओके। और वर्कशॉप है मेरे 2 ब्रदर्स की, तो मैंने 4 साल लगभग एज उनके वर्कशॉप में असिस्टेंट के बतौर काम किया है। वाह। लेकिन फिर एक टर्न होता है आपकी लाइफ में, और वो टर्न ऐसा हुआ कि मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में मुझे सिलेक्शन मिला, और मैं एज अ सुपरवाइजर मैं रायपुर में मेरी आप पोस्ट। एसडीएम के बनने के पहले? यस, मैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर चुका हूँ, लगभग 3.5 साल का ऐसा फेज रहा है जिस समय मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में एज अ सुपरवाइजर मैंने काम किया। उस समय आपकी क्या फीलिंग थी सर? आपको कुछ ऐसा था कि मतलब इससे ऊपर और जाना है? देखिए, चूंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, और आप उस समय की बातें समझिए कि 1990 के एरा में बहुत ज्यादा विजन नहीं था, क्योंकि उस समय देश भी नहीं खुला था। 1990 से तो वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी, तो हम लोग तो ये नई टेक्नोलॉजी में उस समय गए थे कि अब देश में वैश्वीकरण हो जाएगा, बहुत सारी चीजें नई आ जाएगी, लेकिन वो फेज उस समय आया नहीं था। तो हमारी सोच ये थी कि कोई रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो उस समय पोस्टल डिपार्टमेंट में मैं आया, 3-3.5 साल मैंने नौकरी करी। उसी दरमियान 1997 में मेरी शादी हुई, 99 जनवरी में मेरी बिटिया हो गई। उस समय मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में ही था, लेकिन उन 3-3.5 साल में मुझे लगने लगा कि इस जॉब में जब आप 10 से 6 बिल्कुल एक सिंपल लाइन में काम कर रहे हैं तो बहुत मजा नहीं आ रहा था। तो उस समय फिर मैंने ये सब चीजों को चेंज करने की कोशिश करी, और मैंने फिर फर्स्ट टाइम पीएससी दी थी, और फर्स्ट टाइम में ही मेरा सिलेक्शन एज अ नायब तहसीलदार में हो गया, और उसके बाद से ये फिर मेरा कैरियर आगे। सर उस समय की पढ़ाई डिफिकल्ट थी कि अभी की पढ़ाई डिफिकल्ट है? देखिए, पढ़ाई कभी भी डिफिकल्ट नहीं होती, आपका आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। ओके। क्योंकि अभी आपके पास एक्सेस बहुत है, इसलिए आपके पास स्टडी मटेरियल बहुत है। बिल्कुल सर। उस समय हमारे पास एक्सेस नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, तो जितनी भी चीजें थी वो फिजिकली जो हमारे को बुक्स मिलती, नोट्स मिलते थे न्यूज़पेपर के जरिए। यस, या फिर हमारे जो टीचर्स थे, हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने जो हमको अवेलेबल कराया वो हमारे पास रहता है। सर आपका एसडीएम बनने से पहले फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और अब कैसा है? देखिए, मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। ओके। मेरे फादर जो है वो गोल्ड स्मिथ है, उनका वर्कशॉप रहा है, और हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। 90 में जब मैं 12th में था, तब मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया था, और वो फिर हमारे बीच नहीं रही। लगभग 3 साल बाद ही मेरे पिताजी भी शांत हो गए, और अभी 2 ऐसे घटनाएं होंगी जिसमें मेरे 2 बड़े ब्रदर भी शांत हो गए। तो कुल मिला के मेरे परिवार में मैं एक बड़ा व्यक्ति रह गया हूँ। 2 सिस्टर्स हैं, और मेरी 97 में मेरी शादी हुई थी राधिका से,
और 99 में मेरी बिटिया हुई मार्बल सोनी, और 2000 में मेरा बेटा आदित्य। ओके। तो जॉब के पहले तो मतलब मैं जब पोस्टल डिपार्टमेंट में था उस समय लाइफ बहुत सिंपल थी, लेकिन अब चूंकि हम लोग प्रशासनिक दायरे में आ जाते हैं, प्रशासनिक सेवा में आ जाते हैं, उस समय आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ओके। क्योंकि आपके पास वर्कलोड बहुत हो जाता है बिल्कुल सर। और बहुत सारा समय आपको पब्लिक को देना पड़ता है। बिल्कुल। परिवार के लिए आपका समय थोड़ा कम बचता है, तो उस समय को जो हमारे पास बचता है परिवार में, उसको हम लोग परिवार के साथ बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चीजें थोड़ी सी दोनों प्रकार से चेंज तो हुई। सर आपका कभी ऐसा माइंडसेट नहीं हुआ कि एक मैं बिजनेस फैमिली से हूँ तो मुझे बिजनेस ही करना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैं बिजनेस में ही चला गया था। लगभग 2 से 2.5 साल मैं अपने फैमिली बिजनेस में ही इन्वॉल्व रहा हूँ और बहुत सारी चीजें मैं सीख चुका था। लेकिन अब एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में जाने की, और दिमाग में आया कि बाकी सब लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा अलग करूं, तो मैं सर्विस लाइन में। तो मेरे पास थोड़ा सा 2, 2.5, 3 साल का एक बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है, और फिर उसके बाद मेरा परिवार है वो अभी भी बिजनेस में है, तो उनके इनपुट्स मिलते रहते हैं, तो दोनों चीजें हमको मैंने अनुभव की है। सर मैं पूछना चाहूंगा, आपने भी एक्सप्लोर की है एक्सपीरियंस लाइफ? यस बिल्कुल, मैं लगभग 3 साल 4 साल तक ऐसे बहुत सारी जगह में हम गए हैं। क्योंकि मैं उसी समय की चर्चा कर रहा हूँ, 1990 से 2000 की बात, 20 की बात। तो उस समय दुनिया में ऐसा बहुत ज्यादा हमारे लिए घूमने के लायक जगह नहीं थी, लेकिन जो भी थी, जहां भी थी, हम लोगों ने कोशिश की उनसे सीखें कि हम वहां से क्या ऐसी चीजें प्राप्त कर सकते हैं या लोगों से हम क्या सीख सकते हैं, ताकि वो हमारे अनुभव में ऐड हो सके। सर आप कहाँ कहाँ घूमे सर? देखिए, मैं राजस्थान का बहुत बड़ा पोर्शन घूम चुका हूँ, गुजरात हम लोग जा चुके हैं, साउथ में तो थोड़ा कम गया हूँ, नॉर्दर्न इंडिया हम लोगों ने घूमा था, तो बहुत सारी चीजें हमको सीखने मिली वहाँ से। सर अभी आप ट्रेवलिंग की बातें कर रहे थे, तो उस समय आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? बहुत अच्छा रिच फ्रेंड सर्कल रहा है हमारा, और आज मैं जब अपने सब मित्रों को देखता हूँ तो सब अच्छी अच्छी जगह में है। कोई पत्रकार है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, किसने MBA किया वो सिंगापुर बैंक में है, कोई बहुत अच्छे सफल बिजनेसमैन है, कुछ लोग मेरे साथ सिविल सर्विसेज में आ गए वो है, कुछ लोग राजनीति में हैं। तो लगभग हमारा सभी पूरा फ्रेंड सर्कल, जिन्होंने भी हमने साथ में जो मेहनत की है, वो सब अपनी अच्छे ऊंचाई के पद पे आज बैठे। अभी भी कांटेक्ट में है सभी? बिल्कुल बिल्कुल, वो रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि आपका फ्रेंड सर्कल या आपके दोस्त ही एक ऐसे होते हैं, हाँ, जो आपको सुख में और दुख में एग्जॉस्ट करते हैं। बिल्कुल। जब आप अपने मन की बातें आप अपने परिवार वालों से अगर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल, तो वो दोस्त ही होता है जिसके साथ आप अपने मन की बात करते हो, थोड़ा मन हल्का हो जाए। बिल्कुल सर। और वही एक व्यक्ति होता है जो आपको एक अच्छी सलाह दे सकता है। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक अच्छा दोस्त तो हमेशा रखना चाहिए, और जो आपकी पुरानी दोस्ती है, हाँ, उसको हमेशा जिंदा रखने का प्रयास करना चाहिए। क्या सर आपके दोस्त बैड डेज में भी आपके साथ में थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा भी था कि जिस समय हम लोग के पास काम नहीं था। हाँ, कुछ लोग सफल हो गए थे, कुछ लोग अपने, चूंकि उनके पारिवारिक बिजनेस था तो वो सफल हो गए थे, तो अपने पारिवारिक बिजनेस में थे, लेकिन कभी भी वो हमको ये महसूस नहीं होने देते थे कि यार अभी भी आपके पास काम नहीं है। हाँ, मतलब वो उतने ही जिंदा दिली से हमारे साथ मिलना जुलना, खाना पीना, मतलब ये सब चीजें करते थे। बिल्कुल। और आज भी हम लोगों के बीच में हमारा स्टेटस कोई कम नहीं करता। मैं प्रशासनिक व्यक्ति हूँ, कोई बिजनेस में है, कोई एक कॉमन आदमी है, कोई राजनीति में है, कोई पत्रकार है, हम लोग कभी भी अपने स्टेटस को साथ में लेके नहीं चलते। क्योंकि दोस्ती जब साथ में रहे हम, या जब हम बैठते हैं, तो
सब कुछ भूल के वो हम अपनी पुरानी चीजों को याद करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, तो उसमें कंफर्ट भी रहते हैं और मजा भी आता है। जैसे कितने दिन हो गए अभी मिले नहीं आप सबसे? मैं अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले ही कवर्धा गया था, तो कुछ मित्रों से मुलाकात हुई थी। बहुत सारे मित्र मेरे बाहर रहते हैं, तो अभी कोई ऐसा बड़ा त्योहार आएगा जिससे मैं जाने का मौका मिलेगा तो फिर सबसे मुलाकात होगी। सर कभी ऐसा फील होता है कि मतलब इतने अच्छे अच्छे पोस्ट में है सभी और प्राउड मोमेंट? रहेगा, बिल्कुल रहता है, क्योंकि साथ में हम लोगों ने संघर्ष किया है। बिल्कुल। चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, उस समय साथ में हम लोग सब चीजें देखी है। तो आज जब वो उस पद पे या उस जगह पर हम जब उनको देखते हैं या वो हम मेरे को देखते हैं, हमको देखते हैं, तो सभी खुश रहते हैं और आप बड़ा एंजॉय करते हैं। फ्रेंड सर्कल है, क्या फ्रेंड सर्कल का भी प्रभाव पड़ता है बहुत ज्यादा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, आपको मैं बात बताऊं कि आपका फ्रेंड सर्कल हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए। बहुत सारी चीज ऐसी है कि जब आपको बाहर से फीडबैक मिलता है कि ये काम फेलवर है यार, ये काम नहीं हो पाएगा, तो आपका माइंडसेट तत्काल बदल जाता है कि यार मेरे दोस्त ने कहा है तो शायद मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। उसकी कैपेसिटी अलग है, उसकी प्लानिंग अलग है, उसकी सोच अलग है। जब हो सकता है वो काम आप करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आपको पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास रखना पड़ेगा। जितने पॉजिटिव सोच आपको मिलेगी उतनी चीजें आप अच्छा स्ट्रीमली कर पाओगे। पर अभी की जनरेशन का देखा जाए तो अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अभी कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया, लोगों का माइंडसेट भी कंटिन्यू बदलता रहता है, कभी सोशली या तो फिर कभी बिजनेस में। तो एक माइंडसेट सेट करना बहुत आज के समय में युवाओं को, खासकर यंगेस्ट को, तो बहुत डिफिकल्ट है सर। तो कैसे माइंडसेट कर सकते हैं? देखिए, मैं तो ये मानूंगा कि वो चाहे भारत का युवा हो या किसी पश्चिमी देश का युवा, आपको माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहली चीज होगा कि आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। जब आप गोल सेट कर लेते हैं तब आप उसके लिए बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि आपको फोकस जो अगर होना पड़ेगा गोल के लिए, तो थोड़ी सी दूसरी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे आज के अगर मैं यूथ जनरेशन को देखूं तो वो कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल सर। उनको लगता है कि चीजें आपको जितनी कंफर्टेबल मिलेगी उतना आप चीजें एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि सफलता सब आपको मिलेगी जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा स्ट्रगल आपको खुद से करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपका मान के चलिए कि जब आप अपने स्वयं की मदद नहीं कर सकते तो दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा। तो आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप जितनी भी सक्सेस स्टोरी देख लीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड, वो सब ने बहुत स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करने के बाद ही वो सक्सेसफुल हो पाए। तो वो चीजें आपको माइंड सेट में रखनी पड़ेगी कि पहला आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, दूसरा आपको अपने माइंड को बहुत डेप्थ में रखना पड़ेगा। जैसे आज का युवा है, जनरली हम लोग देखते हैं कि उनके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहते हैं। बिल्कुल। प्लेटफॉर्म्स में वो बहुत सारी चीजों में बिजी हो जाते हैं। बिल्कुल। वो डिस्ट्रैक्ट होता है। बहुत बेसिक चीजें हैं कि जो काम आपको करना है आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग दो टाइप से होती है, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि आप 40 साल 50 साल तक केवल मेहनत करते रहें। आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे इतने समय तक में ये काम पूरा करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। बिल्कुल। अदरवाइज आप दौड़ते रह जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा, आपको मेंटली बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। आप ये देखिए कि जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं उन लोगों ने एक डिवोशन दिया है उस काम को करने में। कंफर्ट की चीजें छोड़ दी, सोशल मीडिया छोड़ दिया, उसके बाद ही वो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए और वो सक्सेसफुल हुए। सर सभी के लिए फिजिकल हेल्थ और फिटनेस के लिए क्या एडवाइस है? देखिए, आज की इतनी दौड़ भाग वाली जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ रहें। क्योंकि जो वर्किंग पीपल है, जो स्टूडेंट्स है या फिर युवा है, कई प्रकार के सब चीजों में
इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारा प्रेशर भी रहता है। तो मुझे लगता है कि उस समय आपका हेल्दी होना, हेल्दी डाइट लेना, फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है। जनरली मैं भी मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में साइकिलिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ, योग, ध्यान, ये बहुत बेसिक चीज है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये करना चाहिए, और वाकई में मैं भी कहता हूँ ये करना चाहिए। जब आप योग और ध्यान करते हैं तब आप मान के चलिए कि आप इंटरनली बहुत सारी चीजें एसेस करते हैं, और उस समय आप जब ध्यान में रहते हैं तो कई सारी प्लानिंग्स आपकी होती है, कई सारी चीजों के जवाब आपको मिलते हैं, क्योंकि जिस समय आपका मन या चित्त स्थिर होता है उस समय आपके पास बहुत सारी चीजों के जवाब आने लगते हैं, प्लानिंग होने लगती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, और फिटनेस तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर 24 घंटे का समय है तो 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आप अपनी हेल्थ में दीजिए। डाइट में मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी खाना खाएं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ज़्यादा खाना खा लें या फिर भारी खाना खा लें तो शरीर को उस खाने को पचाने में जितना समय लगता है तो शरीर उतना थकता है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए जब मैं एज अ स्टूडेंट रहा हूँ उस समय एक ये था कि जितना आप लाइट और लिक्विड हल्का फुल्का खाते हैं उतना आप एक्टिव रहते हैं, उतने आप एनर्जेटिक रहते हैं, और उतने आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर रहता है पढ़ाई करने। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी चीज़ है। खाने पीने में आप जितना भी लाइट लिक्विड रहे वो आपके लिए बहुत फायदा। सर अभी जैसे आपने स्टूडेंट की बातें करी, तो स्टूडेंट एक अंडर प्रेशर रहता है सर पढ़ाई के समय, तो हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, तो उसे कैसे ध्यान देना चाहिए? देखिए, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको आधा 1 घंटा अपने लिए निकालिए, कुछ दौड़ भाग कर लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, वॉक में चले जाएं, दौड़ लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए। ये जब सब चीजें जब होती है ना तब ऑटोमेटिक आपके शरीर में एक एनर्जी भी क्रिएट होती है, जनरेट होती है, और थोड़ा सा शरीर में अच्छा लगने लगता है, फिर आप वापस अपनी पढ़ाई में लग जाइए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, खासकर आपका हेल्दी होना। और दूसरा, जैसे मैं बताया, खाने में बहुत जरूरी है, आप डिहाइड्रेटेड बिल्कुल मत होइए। पढ़ते समय बच्चे बहुत कम पानी पीते हैं, आप पानी पर्याप्त पीते रहिए। जितना आप पानी पीते रहेंगे जितना डिटॉक्सिन है वो आपका निकलता जाता है। दूसरा ये चीजें हैं कि खाना आप ऐसा खाइए जो सुपाच्य हो, अच्छा हो, हेल्दी हो, बैलेंस्ड डाइट, तो वो आपके मन मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। सर अभी जो स्टूडेंट है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या एडवाइस है सर? देखिए, ऐसा है कि जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सबसे पहला काम तो जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की है कि उसको अपने आप से पहले थोड़ा सा फाइट करना होगा। क्या वो करना चाह रहे हैं, किस सब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं, पहले वो डिसाइड कर लें। दूसरा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। बिना मेहनत के कोई भी चीज कहीं नहीं मिलने वाली, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा। मानसिक रूप से बहुत सारी चीजें आपको सीखनी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। जैसे पुराने लोग थे, वो पुराने लोग न्यूज़पेपर को बहुत गहराई से पढ़ते थे, इसलिए उनको करंट अफेयर्स बहुत सारे ध्यान होते थे। आज का युवा पेपर पढ़ना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहा है उसको पढ़ने की कला बहुत ज्यादा आनी चाहिए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो नोटबुक्स। जितना आप कंसंट्रेटेड होकर पढ़ेंगे उतनी सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती है। तीसरा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ सीखने की एक प्रज्ञा होनी चाहिए, मतलब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ। दूसरा यह है कि आप कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आज के युवा को अगर मैं कहूँ कि आपके पास गूगल मैप है,
आप अगर मोबाइल पे गूगल खोल के देखेंगे तो पूरी दुनिया आपको मोबाइल में दिखती है। बिल्कुल सर। सर्च करिए, बहुत सारे देश हैं, उनको सर्च करिए, भौगोलिक रूप से उनको चीजें देखिए कि कौन सा देश कहाँ है, उसके क्या रणनीतिक रूप से चीजें आती है, हिंद महासागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, अरब सागर की खाड़ी कहाँ है, हिमालय के ऊपर क्या है। तो ये सब चीजें आपके कंसेप्ट को बहुत क्लियर करती है। इसके अलावा जो मैंने पहले कहा कि स्टूडेंट लाइफ में आपको खान पान की अपनी हैबिट अच्छी बनानी पड़ेगी, आपको रूटीन अच्छी करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा। ये सब चीजें जब हम फॉलो करते हैं तो चाहे वो आपके सिविल सर्विसेज की तैयारी हो या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, उसमें बिल्कुल आपको लाभ मिलता है और सफलता। सर मैं पूछना चाहूंगा, जो नए अभी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, जो क्रैक कर चुके हैं, अब जो प्रशासन में आ रहे हैं वो तो खैर अब हमारे साथी हो गए, लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि शासन की मंशा है कि आम जन तक हम शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाए, लोगों से हमारा ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो। बिल्कुल। क्योंकि पहले का एक कंसेप्ट या ब्रिटिश पीरियड में उस समय ये कंसेप्ट था कि हम प्रशासन मतलब हम शासन करना चाह रहे थे, लेकिन अब शासन वाला शब्द हट गया है। अब हम लोग प्रबंधन में आ चुके हैं कि लोगों को हम कैसे कल्याणकारी स्कीम्स का लाभ दें, लोगों को कैसे खुश रखें, उनकी तरक्की कैसे करें, हमारा डेवलपमेंट कैसे करें, समाज का डेवलपमेंट कैसे करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट करें, लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराएं। तो ये सब चीजों में हमको फोकस्ड होना पड़ेगा। वो तभी आप कर पाएंगे जब आपका लोगों से इंटरेक्शन। आज मैं बालाघाट में हूँ, बालाघाट के लोगों से जब मैं बात करूंगा, किसानों से बात करूंगा, तब मुझे समझ में आता है कि उनको क्या दिक्कतें आ रही, बिल्कुल क्या चीजें उनके साथ हम योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उनको हम हटा के फिर जो भी स्कीम्स का है फायदा हम दिलवा। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मुझे पता नहीं था मुझे इतनी सारी नॉलेज नहीं है करके, बहुत ज़्यादा मुझे अर्न करने में नॉलेज भी। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पर आने का भी और इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज हमको देने का। थैंक यू सर, मुझे भी अच्छा लगा है तुमसे बात करके। आप लोग यंग जनरेशन के हैं और ये सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, नई चीज़ें कर रहे हैं, नई सोच रख रहे हैं और युवाओं तक बहुत सारी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में देश के विकास में बड़ा योगदान होता है। दूसरा, सोसाइटी में एक नई चीजें जनरेट करने का और उनको नया नॉलेज देने का। तो मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू।